तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंग फाई एक डीमन के साथ फाइट कर रहा था जो कि अपने रियल फॉर्म में आ गया था और वो 5 एलिमेंट पावर को एक साथ यूज कर रहा था, जिसकी वजह से योंग फाई को उसे हैंडल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा था। मगर अचानक से वो फिर से अपने एक ड्रीम में चला जाता है जहाँ पे उसका फादर उसे उसकी एक पुरानी टेक्निक के बारे में बताता है जो कि हार्ट बर्निंग टेक्निक थी। तो योंग फाई उसी टेक्निक की मदद से अपनी स्वॉर्ड का साइज बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वो उस डीमन पर एक के बाद एक वार करते हुए उसके 5 क्लोन्स को चारों शाने चित कर देता है। और फिर वहाँ पर सीनियर लानफेंग भी आ जाता है और वो उस डीमन को देखते ही अपने डेगर के एक ही अटैक के साथ पूरी तरह से खत्म कर देता है। और फिर योंग फाई से कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये सारी सिचुएशन में जाकर डीन को ना बताऊं तो फिर तुम्हें मेरे साथ एक बैटल करनी होगी। जिसके बाद योंग फाई जब घर जाता है तो प्रिंसेस चुनियान उस पर टूट पड़ती है, क्योंकि पूरे शहर में ये बात फैल गई थी कि योंग फाई और लियार दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसी को लेकर प्रिंसेस चुनियान उसे बहुत ज्यादा डांटना शुरू कर देती है। मगर योंग फाई को लगा था कि शायद उसे योंग फाई के उस घर में घुसने वाली बात के बारे में पता चला है, मगर प्रिंसेस चुनियान उसे पकड़कर जैसे ही झिंझोड़ना शुरू करती है तो वो बेहोश हो जाता है। और फिर सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो लड़का जो कि गर्ल्स की डॉर्मेट्री में घुसा था उसका नाम यी चेंग है, वो पकड़ा गया है। और सुनने में आया है कि सीनियर लानफेंग खुद उसे पनिश करने वाले हैं। और दूसरी तरफ हमें चुनियान और कियान को दिखाया जाता है, वो दोनों ही कहीं जा रहे होते हैं। इतने में कियान उससे कहता है कि हम लोग शेनलान अकेडमी में हैं और यहाँ पर सिवाय उस केविन जू के हमारा और कोई भी दुश्मन नहीं है। तो फिर आखिर ब्रदर योंग फाई को किसने हर्ट किया है? तो प्रिंसेस चुनियान कहती है कि मैंने उसकी इंजरीज देखी हैं, ये काम जरूर मून वर्शिप नेशन का है। ऐसा लगता है कि शायद उस लियार ने ही योंग फाई को हर्ट कराने के लिए किसी को भेजा होगा। मगर कियान कहता है कि क्या तुम्हारे साथ उसका रिलेशन अच्छा है या फिर तुम दोनों आज भी एक दूसरे के दुश्मन हो? तो प्रिंसेस कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के ना दुश्मन हैं ना दोस्त हैं, हम लोग बस एक ही सेक्ट में रहते हैं, तो इसलिए मैं उसका भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। फिलहाल तुम अपनी बातें बंद करो और हमें यहाँ से दवाइयाँ लेनी है, कुछ देर के लिए चुप हो जाओ। ये कहने के बाद वो एक मेडिकल स्टोर पे आती है और कहती है कि इस पेपर पे लिखी हुई जितनी भी दवाइयाँ हैं वो फौरन से निकाल दो। तो वो शॉपकीपर उस दवाई को देखता है तो वो कहता है कि अरे ये क्या, ये तो एक ओल्ड फैशन दवाइयाँ हैं, मैं तुम्हारे लिए एक निकाल कर देता हूँ। ये कहने के बाद वो उन लोगों के सामने बहुत सारी दवाइयाँ निकालता है और कहता है कि ये मॉडर्न मेडिसिन है, इसके जरिए तुम लोग किसी भी इंजरी को ठीक कर सकते हो। ये एक इनर एलिमेंट है जो कि हमारी फाउंडेशन को स्ट्रेंथ देता है। और फिर वो उन लोगों को एक स्पिरिट फील्ड दिखाता है और कहता है कि ये हमारी मेरिडियंस को और भी ज्यादा एक्सपेंड करने में मदद करती है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, इससे हमें कल्टीवेशन करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। और आखिर में वो उसे एक ब्रीज ड्यू दिखाता है और कहता है कि इसकी तो तुम बात ही मत पूछो, ये हर एक कल्टीवेटर का सपना है। मगर अचानक कियान उस दवाई को पहचान जाता है और कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये तो मॉस्किटो रेप्लिमेंट है। ये सुनते ही प्रिंसेस चुनियान कहती है कि क्या तुम हमें मच्छर मारने की दवाई दे रहे हो? तुम्हें लगता है कि हम लोग बेवकूफ हैं? ये पर्ची पकड़ो और फौरन से ये दवाइयाँ लेकर आओ। मगर फिर वो शॉपकीपर उससे कहता है कि लगता है कि तुम लोगों को रिफाइनमेंट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, ये काम इतना भी आसान नहीं है। अगर तुम लोगों को ये सारा सामान चाहिए तो थोड़ी देर वेट करना होगा और उसके लिए पहले एडवांस में पैसे भी जमा करवाने पड़ेंगे। तो प्रिंसेस कहती है कि जरा एक मर्तबा इस पर्ची से देख लो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ये सुनते ही वो बंदा जैसे उस पर्ची को दोबारा से देखता है तो उस पर शेनलान अकेडमी की मोहर लगी हुई होती है, जिस पर वो कहता है कि अरे ये क्या, मैं तो भूल ही गया था। आप लोग बेफिक्र हो जाएं, आपको आपकी दवाइयाँ में आप दोनों फौरन से मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ये कहने के बाद वो उन लोगों को अपनी फार्मेसी के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पे हर जगह बहुत सारी मेडिसिनल हर्ब्स पड़ी हुई होती हैं। और वो बंदा बताता हमारा मेडिसिनल स्टोर इस शहर का सबसे बड़ा मेडिसिनल स्टोर है, यहाँ पे मेडिसिन मिल जाती है। और फिर दूसरी तरफ कियान कहता है कि इस पर्ची पर इतनी ज्यादा दवाइयों के नाम तो नहीं लिखे हुए थे, मगर ये बंदा हमें मेडिसिन क्यों दे रहा है? वो शॉपकीपर प्रिंसेस के पास आकर कहता है कि आप लोगों की दवाइयाँ तैयार हैं, मगर आपकी खूबसूरती देखकर मुझे इस पिल की याद आ गई। ये स्किन और ब्यूटी के लिए बहुत ही ज्यादा खास पिल है, आप प्लीज इसे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सुनते ही प्रिंसेस कहती है कि ठीक है। वो उसे एक गोल्डन टाइल देती है, जिस पर वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आप लोग बस सब्र कर जाएं, मैं अभी आपके लिए सारा सामान पैक करवा देता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे आगे बढ़ता है तो अचानक वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि उस शॉपकीपर का हाथ मरोड़ देता है और उससे वो मेडिसिन छीन लेता है। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक और यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो उस शॉपकीपर से कहता है कि
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये चीजें दूसरे लोगों को बेचने की? हमारे लॉर्ड ने ये सारी चीजें पहले से ही खरीदने के लिए तय कर रखी हैं। और वो यंग मास्टर अपने जरा 1 मिनट के लिए इसे सबक सिखाओ ताकि इसकी याददाश्त अच्छे से काम करे और ये हमारी चीजें किसी और को ना बेचे। ये कहते ही वो वॉरियर जैसे ही उसे मारने की कोशिश करता है तो प्रिंसेस चुनियन फौरन से वहाँ पे आ जाती है और उसका पंच रोकते हुए उसे पकड़कर जोर से जमीन पे पछाड़ देती है और उसे अपनी वो मेडिसिन यंग मास्टर को आकर कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मेडिसिन को चुराने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ के कोई नवाब हो? ये सुनते ही वो यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बंदे पे वार किया, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तो प्रिंसेस चुनियन कहती है कि मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो मुझे धमकी देते हैं, खास तौर पर ऐसे लोग जिनके हाथ में एक छोटा सा फैन होता है। क्योंकि आज मैं जरा जल्दी में हूँ तो इसीलिए मैं तुम लोगों को छोड़ रही हूँ, इसीलिए फौरन से मेरा रास्ता छोड़ो वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम कौन लोग हो। क्योंकि मैं जब मारने पर आती हूँ तो मैं मारती कम और घसीटती ज्यादा हूँ। ये सुनते ही वो यंग मास्टर कहता है कि इस लड़के की टोन तो जरा देखो जैसे कि ये कोई महारानी हो। इतने में एक मास्क वॉरियर उस पर हमला करने के लिए जाता है तो प्रिंसेस उसे 1-2 पंच मारने के बाद उसे भी उठा, मगर फिर वहाँ पर एक और वॉरियर आ जाता है तो प्रिंसेस उसकी भी जमकर धुलाई करना शुरू कर देती है। वो वॉरियर्स प्रिंसेस चुनियन के सामने बच्चों की तरह पीट रहे होते हैं। प्रिंसेस उन्हें एक एक पंच के साथ उठाकर दूर फेंक रही होती है जिसकी वजह से उस फार्मेसी का सामान भी टूटकर यहाँ बिखर रहा था, जिसकी वजह से उस बंदे का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। मगर दूसरी तरफ प्रिंसेस चुनियन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो एक एक करके उन लोगों की जमकर धुलाई करना शुरू कर देती है और फिर एक एक करके उन लोगों को उस फार्मेसी से उठाकर बाहर आता है और कहता है कि तुम मुझे इनसे निमटने देती, मैं इन्हें अच्छा सबक सिखा देता। मगर प्रिंसेस कहती है कि चलो इन कुत्तों को तो सबक सिखा दिया है, अब इनके मालिक की बारी है। ये सुनते ही वो यंग मास्टर कहता है कि चलो फिर देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो। ये कहते ही वो अचानक से प्रिंसेस को एक जोर से लात मारता है और उठाकर बाहर फेंक देता है। ये देखकर प्रिंसेस समझ जाती है कि ये कोई मामूली वॉरियर नहीं है, इससे लड़ने के लिए पूरी पावर यूज करनी पड़ेगी। वो वॉरियर फौरन से नीचे आते ही तेजधार ब्लेड्स के साथ प्रिंसेस पर हमला करना शुरू कर देता है तो प्रिंसेस भी अपनी सोट की मदद से उसे बहुत ही करारा जवाब देती है। ये देखकर वो यंग मास्टर भी हैरान हो जाता है और दूसरी तरफ प्रिंसेस चुनियन उससे कहती है कि तुम्हारे पास बस थोड़े से ही स्किल्स हैं और तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला करोगे। मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रही हूँ, अपनी गलती को सुधारो, मुझसे माफी मांगो और उस दुकानदार से भी माफी मांगो और उसकी भरपाई करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मगर उस यंग मास्टर के दिमाग में एक घटिया चाल आती है जिसके बाद वो प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हारा बदन तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। ये सुनते ही प्रिंसेस चुनियन उसके कमीनेपन को समझ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की? वो बंदा कहता है कि आज तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। ये कहते ही वो जैसे बहुत सारे ब्लेड्स थ्रो करता है तो दूसरी तरफ प्रिंसेस चुनियन भी अपनी सोट की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करती है, मगर एक ब्लेड उसकी टांग पे आके हिट कर जाता है और दूसरी तरफ वो बंदा जैसे ही अपना फैन थ्रो करता है तो प्रिंसेस चुनियन उस फैन से खुद को बाल बाल बचाती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस चुनियन की कॉलर में लगा हुआ एक बटन उस बंदे के हाथ में आ जाता है और वो उसे स्मेल करते हुए कहता है कि इसकी स्मेल कितनी लाजवाब। और फिर वो प्रिंसेस चुनियन से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी हर रात को रंगीन कर दूंगा, अगर तुम्हें मजा ना आए तो फिर तुम वापस। सुनकर प्रिंसेस चुनियन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम एक नंबर के घटिया और कमीने इंसान हो। ये कहते ही वो अपनी सोट से उसे मारने की कोशिश करती है, मगर वो बंदा अपने फैन के जरिए उसके अटैक को रोक लेता है। और फिर प्रिंसेस चुनियन उससे कहती है कि क्या तुमने एक मर्तबा भी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुम्हारे जैसे कुत्ते को भला कौन मुंह लगाना चाहेगा? ये कहते हुए वो उसे एक जोर से लात मारती है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर जितने भी गोल्डन टाइल्स छुपे हुए थे वो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं। ये देखकर प्रिंसेस उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अच्छा तो अब पता चला कि इतने ज्यादा लोग तुम्हें फॉलो क्यों करते हैं, तुम्हारे शौक भी लड़कियों जैसे हैं। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। ये कहते ही वो जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो दूसरी तरफ प्रिंसेस उससे कहती है कि अरे बच्चे तुम तो अभी मेरे सामने बहुत ही नन्हे मुन्ने बच्चे हो। ये कहते हुए वो उसे मारना शुरू कर देती है और एक के बाद एक अटैक करते करते वो उसकी इतनी बुरी हालत कर देती है कि वो बंदा समझ ही नहीं पाता कि प्रिंसेस चुनियन कब और किस डायरेक्शन से उस पे हमला कर रही है। पर इतने में अचानक उन लोगों के बीच में एक स्पेल आकर फट जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सीनियर डोंग फेंग को। उसे वहाँ पर देखकर प्रिंसेस चुनियन कहती है कि सिस्टर डोंग फेंग आप इस इविल बंदे का
साथ क्यों दे रही है? आप जानती भी हैं इसने क्या किया है? कहती है कि जरा उसके बैच को देखो, ये लड़का शियानवू एकेडमी का डिसाइपल है जो कि इस वक्त हमारे शेनलान एकेडमी में आया है, इसलिए बेहतर यही है कि इसके साथ जरा नरमी से पेश आओ। मैं नहीं चाहती कि हम दो फैमिलीज के बीच में कोई भी तकरार हो और उसकी वजह से फिर बाद में चलकर कोई बड़ा मसला बन जाए। ये सुनकर प्रिंसेस चुनियान कहती है कि अच्छा तो ये बात है, मैं भी कहूँ कि इतनी बुरी शक्ल वाला बंदा हमारे शेनलान एकेडमी में तो नहीं था। तो वो लड़का कहता है कि बहुत ही अच्छा मजाक था, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शियानवू एकेडमी का ग्रेट यिंग बाओ हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मुझे खुद से कंपेयर कर रही हो? तो प्रिंसेस चुनियान वो कहती है कि यिंगबो, मैंने ये नाम कभी सुना नहीं है, क्या तुम वाकई में फेमस हो? क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों को विजिट किया है मगर मैंने कभी भी इस तरह का बेकार सा नाम नहीं सुना। मगर फिर डोंगफेंग उससे कहती है कि यिंगबो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी फैमिलीज के बीच में क्या होगा। वो शियानवू एकेडमी का डिसाइपल है जो कि 4 मेजर फैमिलीज में से एक है, और सुनने में आया है कि इसका सीनियर ब्रदर वो कल्टीवेशन लेवल में बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है और उसकी बराबरी करने वाला शियानवू एकेडमी में कोई भी नहीं। ये सुनते ही प्रिंसेस चुनियान कहती है कि ठीक है, मैं इस लड़के को माफ कर सकती हूँ अगर ये मुझसे माफी मांग ले और उस शॉपकीपर से भी जाकर माफी मांगे जिसे इसने तंग किया है और उसका नुकसान किया है, वरना ये बंदा यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। ये सुनते ही दूसरी तरफ वो लड़का फिर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें तो लगता है सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये कहते ही वो अपनी एनर्जी के जरिए कुछ स्पिनिंग ब्लेड्स क्रिएट करता है और प्रिंसेस से कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहते ही वो जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो प्रिंसेस चुनियान डोंगफेंग से कहती है कि आप खुद ही देख लो, मैंने इसे एक मौका दिया था, अब जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार ये खुद ही है। ये कहने के साथ ही प्रिंसेस चुनियान जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो दूसरी तरफ वो वॉरियर आगे बढ़ते हुए अपने स्पिनिंग ब्लेड्स को उसके पीछे थ्रो कर देता है। मगर अचानक प्रिंसेस चुनियान को पता चल जाता है कि उसके पीछे स्पिनिंग ब्लेड्स आ रहे हैं, तो वो अपनी स्वॉर्ड फौरन से यिंगबो की तरफ थ्रो करती है, जिससे वो खुद को बचा तो लेता है मगर वो स्वॉर्ड वापस से प्रिंसेस के पास आ जाती है, जिससे प्रिंसेस एक स्प्लैश अटैक के साथ उन स्पिनिंग ब्लेड्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और बहुत ही तेजी के साथ यिंगबो के पास आते हैं उस पर भी एक जोरदार स्प्लैश अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हर जगह धूल मट्टी उड़ना शुरू हो जाती है। और डोंगफेंग ये देखकर हैरान रह जाती है और वो कहती है कि ये लड़की तो सच में बड़ी ही खतरनाक है, आइंदा मैं इससे जरा संभल कर बात करूंगी। और हम लोग यिंगबो को देखते हैं, वो बिल्कुल हक का बक्का खड़ा हुआ था, मगर वो अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो कुछ और अपने हाथों से ब्लेड्स क्रिएट कर जैसे ही उसे प्रिंसेस की तरफ थ्रो करता है तो वो ब्लेड्स प्रिंसेस के फेस के बिल्कुल पास से होके गुजर जाते हैं, और इतने में वो लड़का अपनी पॉइजनस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस पर एक पॉइजनस पाल्म अटैक कर देता है। तो प्रिंसेस उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पाल्म आगे बढ़ाती है, मगर दूसरी तरफ वो वॉरियर समझ जाता है कि अब उसके अटैक करने का वक्त है। वो अपने पॉइजन को उसकी हथेली के अंदर ट्रांसफर कर देता है। ये देखते ही प्रिंसेस समझ जाती है कि ये कुछ उल्टा सीधा कर रहा है, जिसके बाद प्रिंसेस एक जोरदार लात मारकर उसके अखरोट तोड़ देती है और वो वॉरियर वहाँ से दूर जा गिरता है, जिसके बाद वो दोबारा खड़े होने के लायक नहीं रहता। मगर उसके 2 साथी वहाँ पर आते हैं और उसे सहारा देकर ऊपर उठाते हैं, और वो बंदा कहता है कि चलो मुझे यहाँ से ले जाओ। उन लोगों के जाने के बाद प्रिंसेस अपने हाथ को देखती है तो उसे फील होता है कि उसके हाथ में अचानक से दर्द महसूस होना शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है योंगफाई को, जो कि अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करके खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है और कहता है कि फादर ने मुझे जो हार्ट बर्निंग मेथड सिखाया था उसकी मदद से मैंने 2 दिन के अंदर अपनी इंजरीज को ठीक कर लिया है, मगर मैं अभी भी बहुत ज्यादा वीक हूँ। सीनियर लानफेंग अगर वो मेरा मुकाबला करेगा तो वो मुझे फर्स्ट राउंड में ही हरा देगा। ऊपर से मैं अभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना हूँ क्योंकि शेनलान एकेडमी के बाहर जो लोग हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मुझे बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। ऊपर से सीनियर लानफेंग वो भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने एक अटैक के साथ ही उस डीमर का काम तमाम कर दिया था, जिसे मैं बहुत मुश्किल से मार पाया था। ये कहने के बाद वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ में मौजूद जेड रुई साइन एक्टिवेट हो जाता है। फिर से अपने माइंड स्पेस में चला जाता है, जहां वो देखता है कि वो एक रून फॉरेस्ट के अंदर आ गया है जो कि पूरी तरह से खाली है। मगर अचानक से फिर वहाँ पर बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है और धूल मट्टी उड़ना शुरू हो जाती है, और योंगफाई ऊपर की तरफ देखता है तो उसे वही ब्लू आई गॉड दिखाई देता है। वो ब्लू आई गॉड एक डीमन के साथ फाइट कर रहा होता है और योंगफाई वहाँ पर नीचे ये सब कुछ देख रहा था। वो डीमन ब्लू आई गॉड पर एक के बाद एक अटैक करने की कोशिश करता है, मगर क्योंकि ब्लू आई गॉड का एक हाथ कटा हुआ होता है तो उसे उस डीमन के साथ लड़ने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। अपने उसी हाथ के साथ एनर्जी अटैक्स भी कर रहा था
और उस डीमन को करारा जवाब भी दे रहा था। और वो उस डीमन से ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम गॉड्स के साथ वफादार हो, मगर वो डीमन उससे कहता है कि मैं डार्कनेस हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहने के बाद वो उसके बिल्कुल ऊपर आ जाता है, उससे कहता है कि जो ये कंपटीशन जीतेगा सब कुछ उसी का होगा। ये कहने के साथ ही अचानक वो अपनी बॉडी में मौजूद एक ढोल को जैसे ही पीटना शुरू करता है, पावरफुल शॉक वेव्स रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से वो गॉड अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से योंगफाई को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो अपने कानों पर हाथ रखकर वहीं पे ही बैठ जाता है। और वो गॉड उस डीमन से कहता है कि हम में से कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला तो डाओ करेगा। मैं पिछले 10,000 साल से नींद में था, मगर अब मैं जाग गया हूँ, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहते हुए वो उस पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है और कहता है कि मैं पिछले 10,000 साल से सो रहा था, अब मैं अगले 10,000 साल तक तुमसे लड़ता रहूंगा, क्योंकि मेरा इसका ब्लू वो इटर्नल है। कहकर वो उस पर अपने कटे हुए हाथ से भी पावरफुल एनर्जी अटैक कर रहा होता है। और दूसरी तरफ योंगफाई गॉड्स को देखकर कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है और ये कौन लोग हैं। गॉड को गौर से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये वही एंशिएंट गॉड है जिसने डीमन के साथ फाइट, और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि वो जेड रूई डिवाइन वर्ल्ड के अंदर है, और ये गॉड जो कि अभी फाइट कर रहा है ये 10,000 साल पहले ही मर चुका है। मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग जेड रूई डिवाइन वर्ल्ड के अंदर अभी भी जिंदा होंगे और एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। मगर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये गॉड्स एक दूसरे के साथ लड़ क्यों रहे हैं। आखिर 10,000 साल पहले ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से गॉड्स और डीमंस एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है कि उस गॉड और डीमन की बॉडी के अंदर से वो जेड रूई अपने आप ही बाहर निकल आती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस गॉड का हैंड अपने आप ही रिकवर होना शुरू हो जाता है, और वो उस हैंड के साथ जैसे ही पंच मारता है तो वो डीमन गॉड उसके स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस पर अटैक करते करते उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है। इसी तरह उन दोनों के बीच में यूं ही लड़ाई चलती रहती है। वो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल कांटे की टक्कर दे रहे थे। उस गॉड का हाथ कटा हुआ था, मगर उसके बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो उसे ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा था, और उस डीमन को वो अपने हाथों से पकड़कर गोल गोल घुमाते हुए उठाकर दूर फेंक देता है। मगर इतने में उस गॉड की नजर योंगफाई पर पड़ती है तो वो कहता है कि ये यहाँ पर कैसे आया। और दूसरी तरफ वो डीमन योंगफाई को देखता है तो वो कहता है कि तुम्हें मारकर मैं तुम्हारी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लूंगा और खुद को रीइंकार्नेट कर लूंगा। ये कहते ही वो योंगफाई पर जैसे ही झपटने की कोशिश करता है तो उसके हाथ से वो जेड रूई गिर जाता है। तो दूसरी तरफ वो गॉड उस जेड रूई को उठाता है, पहले के जैसा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद वो उस एविल डीमन के साथ फाइट करने में फिर से जुट जाता है और पहले के मुकाबले में ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट कर पाता है और उसे मारते हुए वापस पीछे धकेल देता है। जिस पर वो डीमन कहता है कि हम दोनों सिबलिंग्स हैं, इसीलिए तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते। ये सुनकर वो गॉड कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मैं तुम्हें नहीं मार सकता, ये मत भूलो कि जेड रूई तुम्हें मार सकता है। ये कहने के बाद वो अपनी जेड रूई को जैसे ही बाहर निकालता है तो उस जेड रूई की पावर की मदद से वो उस इविल गॉड को पूरी तरह से इरेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो उससे कहता है कि प्लीज इसे हटाओ। मगर वो गॉड उस इविल डीमन को पूरी तरह से खत्म करके रख देता है। और फिर वो योंगफाई की तरफ देखते हुए कहता है कि बच्चे तुम मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर आए हो, इसका मतलब ये है कि जेड रूई ने तुम्हें चुन लिया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मैं होश में आया हूँ। अब ये जेड रूई तुम्हारे पास रहेगी और स्लोली स्लोली तुम इसकी पावर्स को भी समझ जाओगे। मगर उससे पहले तुम्हें मेरे बाकी के आर्टिफैक्ट्स को भी ढूंढना होगा। मेरा अगला आर्टिफैक्ट मेरा बेसाल्ट आर्मर है, जो कि मेरे दुश्मनों के हाथ में लगा हुआ है। तुम्हें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। ये कहने के बाद वो योंगफाई को अपनी कॉन्शियसनेस से वापस से बाहर निकाल देता है। और योंगफाई देखता है कि वो जेड रूई साइन अचानक से गायब हो गया है और इतने में फिर वहाँ पर क्यान आ जाता है। बहुत ज्यादा थका हुआ था और हांफते कांपते वो योंगफाई से कहता है कि किसी ने उसे जहर दे दिया है। जिस पर योंगफाई कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, किसे जहर दे दिया है। तो क्यान कहता है कि असल में प्रिंसेस चुनियान की शानवू अकेडमी के एक डिसाइपल के साथ फाइट हुई थी और उस अकेडमी के डिसाइपल ने प्रिंसेस की बॉडी के अंदर जहर डाल दिया है, जिसकी वजह से उसकी हालत फौरन से मेरे साथ चलना चाहिए। ये सुनते ही योंगफाई फौरन से वहाँ से निकल जाता है और रास्ते में कहता है कि प्रिंसेस प्लीज होल्ड करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है वो पॉइजन को सप्रेस करने की कोशिश कर रही होती है, मगर उसके बावजूद भी वो इस काम में फेल हो जाती है और कहती है कि ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, सप्रेस होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।